हेलो एवरीवन। सेलिंग के पहले दिन ही चैंगजी की कंपनी में उसके प्रोडक्ट की कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब युनशु ने तो पहले से इन सबको आगाह किया था, लेकिन फिर भी गलती निकलने वाली थी उसकी, क्योंकि वो ही उनकी सीनियर थी। चैंगजी को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थी, क्योंकि कंपनी का काम कह के जिन ने उसे बुला लिया था। एंड अब वो उससे अपनी गर्लफ्रेंड की चाकरी करा रहा था, जो कि कुछ ज़्यादा ही भाव खा रही थी। एंड वो एक सेलिब्रिटी थी। चैंगजी को यंशु जल्द से जल्द ऑफिस में चाहिए थी, लेकिन उसे पता चलता है कि यंशु के पास तो फ़ोन भी नहीं है जिसके पास वो कॉल कर सके। जन यंशु के यहाँ पे पहुँचने पर चैंगजी उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाता है कि प्रोडक्ट की खराबी के बारे में जानते हुए भी उसने किसी को कुछ नहीं बताया। यंशु बताते भी है कि सारी गलती गुयन जिन की है, क्योंकि यंशु ने तो उसे बताया था। लेकिन चैंगजी उसे कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, तुम्हें मुझे उससे पहले बताना चाहिए था ना, लेकिन तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम अपनी जॉब को लेके सीरियस नहीं हो। लेकिन ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ पे रखा। वो उसे बहुत लंबा चौड़ा भाषण देके यहाँ से भगा देता है। यंशु काफ़ी सैड होकर ड्रिंक करती है, जहाँ पे उसका पड़ोसी फ्रेंड आता है। एंड जब उसे पता चलता है कि यंशु अपनी जॉब एंड बॉस को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वो उसे समझाता है कि ऐसी डिफ़िकल्टीज तो आती ही रहती हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए। यंशु उससे माफ़ी मांग के उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि चैंगजी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इन दोनों को यहाँ पे चैंगजी भी देखकर चला जाता है। चैंगजी ने आज जो कुछ भी यंशु को सुनाया था, उसे उसकी बातें गलत नहीं लगी थी कि वो अपनी जॉब सीरियसली नहीं ले रही है। तभी इसे एक आइडिया आता है। ये रात भर बैठ के स्केच बनाती है। सुबह जब चैंगजी आके रूम में देखता है, तो रूम का वही पहले वाला बुरा हाल होता है, जहाँ पे यंशु तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे उसकी स्केच बुक में चैंगजी वही स्केच देखता है जो कि कभी जुडाओ अपने इंटरव्यू में लेके आई थी। बट अमेजिंग बात ये थी कि उसने स्केच की सिर्फ पिक दिखाई थी, लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा स्केच ड्रॉ हुआ था। ऑफिस आने पर युनशु चैंजी को वो स्केच देती है जो कि उसने रात पर बैठ के बनाया था, लेकिन चैंजी इसे इग्नोर करते हुए उसे समझाता है, उसे डांटता है कि उसे अपना रूम साफ रखना चाहिए। लेकिन युनशु कहती है कि घर की बातें हमें घर पे करनी चाहिए, यहाँ पे हम ऑफिस में आ रहे हैं। 家里的事情回去再说，现在是上班时间，我来找您是在说工作的事，所以还是先看文件吧。 अब जो सभी इनके प्रोडक्ट में कमियां निकाल रहे थे, उसकी भरपाई करने के लिए युनशु इनके प्रोडक्ट की ऐड उसी मॉडल से कराने की सलाह देती है जो कि जिन्यू की गर्लफ्रेंड है। अब जिन्यू को तो युनशु की हर बात में टांग अड़ानी थी, तो वो इस आइडिया को मना कर देता है, ये बोल के कि उसके साथ तो मेरी रिलेशनशिप के पहले से ही रूमर्स हैं, इसलिए उससे हमें अपनी कंपनी की ऐड नहीं करानी चाहिए। लेकिन चैंगजी मान जाता है, ये सब करने के ऑर्डर दे देता है। जिन्यू यंशु से कहता है कि तुमने जानबूझकर उसे चूज़ किया ना, वरना तुम किसी और मॉडल को भी चूज़ कर सकती थी। लेकिन यंशु के पास उससे बहस करने का कोई भी टाइम नहीं था, वो उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। चैंगजी का सेक्रेटरी उसे एक बार यंशु का स्केच देखने को कहता है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आता है। एंड देन वो उससे जुडान का पहले वाला स्केच मंगाता है, लेकिन उस टाइम तो सिर्फ फ़ोटो थी। लेकिन अब जुडान ने ये स्केच पेपर पे भी उतार दिया था। ये काम उसने मीटिंग के दौरान किया था, जहाँ पे चैंगजी का ध्यान उसी पे था। मॉडल यंशु के साथ मीटिंग करने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पे जिन्यू आके कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे साथ वो ऐड करने के लिए भी मानेगी, देखना वो नहीं मानेगी। चैंगजी को अब दोनों स्केच को मिला के देखने पे पक्का पता लग गया था कि कॉपी यंशु ने नहीं बल्कि जुडाओ ने की थी। यंशु को घर पहुँचने पे अपने रूम पे एक गिफ्ट मिलता है। उसका रूम भी पूरा अच्छी तरह से साफ हो चुका था, जो कि चैंगजी ने किया था। एंड उसे गिफ्ट में मिलता है एक फ़ोन। यंशु काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, बट जिन्यू बताता है कि उसका रूम साफ़ करके वो उसे ये बताना चाह रहा था कि रूम ऐसे साफ़ किया जाता है। एंड इस फ़ोन के पैसे यंशु की सैलरी में से काट लिए जाएंगे। यंशु को बड़ा गुस्सा आता है, वो उस फ़ोन को वापस करना चाहती थी, लेकिन चैंगजी कहता है कि पैसे तो उसकी सैलरी में से कट गए हैं, इसलिए अब वो इस फ़ोन को संभाल के रखे। यंशु मॉडल के सामने ऐड का प्रपोजल रखती है, लेकिन जिन्यू इस मॉडल को बताता है कि ये ऑफर पहले यंशु किसी और एक्ट्रेस को देने वाली थी, लेकिन उसके रिजेक्ट करने के बाद वो तुम्हारे पास आई है। इस बात को सुन के तो मॉडल एकदम से यंशु के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। एंड जिन्यू उसे यहाँ से लेके चला जाता है। एंड देन ऑफिस आके यंशु को चिढ़ाता है कि वो एक मॉडल को भी कन्विंस नहीं कर पाई, लेकिन यंशु उसे कहती है कि अब तो वो उसी मॉडल को उस ऐड में लेगी। इसीलिए चैंगजी के सामने मक्खन लगाना स्टार्ट कर देती है, उसके लिए खाना बना के लाती है। लेकिन चैंगजी को भी समझ में आ जाता है एंड वो उससे पूछता है कि उसे चाहिए क्या। यंशु उससे रिक्वेस्ट करती है कि उससे तो वो मॉडल नहीं मानी, लेकिन अगर उसके साथ चैंगजी भी वहाँ पे जाए तो शायद वो मान जाएगी। लेकिन चैंगजी मना करके कहता है कि अगर हर जगह पे मैं जाऊँगा तो मैंने तुम्हें किस लिए रखा है। यंशु उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं अपनी जॉब को सीरियसली नहीं ले रही हूँ, लेकिन अब मैं ले रही हूँ ना, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो। लेकिन चैंगजी तो नहीं मानता।
नेक्स्ट डे युनशु चैंगजी के रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता। वो ढूंढते हुए उसकी मशीन को देखती है और उसके साथ खेलने लग जाती है, जिसके कारण उसके अस्थि पिंजर अलग हो जाते हैं एंड इस इम्पोर्टेंट मशीन का कल्याण हो जाता है। युनशु देखती है कि चैंगजी उस मॉडल से मिलने जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इसके बदले में चैंगजी युनशु से पूरे नौकरों वाले काम करवाता है। उसे अपने ड्राइवर भी बनने को कहता है एंड युनशु को भी उसे मॉडल के पास लेके तो जाना ही था, इसलिए उसे भी सारा काम करना पड़ता है। चैंगजी के सेक्रेटरी को आज काफ़ी चिंता होती है कि उसके बॉस उसे बताए बिना पता नहीं कहाँ पे चले गए एंड क्यों नहीं काम पे आए, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। युनशु की मॉम घर पे वापस आती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ के चली गई है एंड उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे गई होगी। ये उसका बचा कुचा सामान ढूंढने लगती है, जहाँ पे उसने अपने पापा की सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। वहाँ से उसे युनशु एंड जिन्यू की फ़ोटो मिलती है। युनशु को और कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए इन्हें ही युनशु के बारे में पूछने के लिए चल देती हैं। युनशु एंड चैंगजी बड़ा लंबा रास्ता काट के मॉडल के घर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो फैंस की पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। चैंगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन सभी लोगों को क्रॉस करके अंदर कैसे जाएंगे, लेकिन युनशु के पास एक आइडिया था। वो एक प्रेग्नेंट वुमेन बन के जाती है एंड ऐसे दिखाती है कि वो इस मॉडल की पता नहीं कितनी बड़ी फ़ैन है। यहाँ पे एक्टिंग करती है जिसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, इसलिए इन लोग उसे अंदर लेके चले जाते हैं रेस्ट के लिए एंड इन लोगों के बाहर आने पर वो हेलिना से मिलने के लिए चली आती है। जब उसे पता चलता है कि चैंगजी उससे मिलने के लिए आया तो ज़्यादा ही इतराने लगती है। युनशु से प्रपोजल के लिए फिर से कन्विंस करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो उसकी हर बात का उल्टा ही जवाब दे रही थी। युनशु से पूछती है कि वो ऐसा क्यों करी है, तो वो बताती है कि मुझे एक चीटर के साथ, एक कॉपी करने वाली लड़की के साथ काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। देन वो उसकी इसी बात पे बहुत ज़्यादा इंसल्ट करनी स्टार्ट कर देती है। युनशु नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी कंपनी को कोई नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो उसे सॉरी बोलती है एंड कहते हैं कि अगर वो उसके साथ काम करना नहीं चाहती तो वो इस प्रोजेक्ट से हट जाएगी। वो उससे भी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि चैंगजी उसे रोक देता है एंड हेलिना से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ काम करना काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ज़ुबान इतनी लंबी है एंड वो उसे और भी बहुत कुछ सुना देता है। 15岁，跟那些14、15岁的超模比，就足以老了10岁。 顾总不是这个意思。 चैंगजी यहाँ से चला जाता है। युनशु को कहता है कि जब वो उसे इतनी सारी इंसल्ट कर रही थी तब भी युनशु से ऐसे अच्छी तरह से बात कैसे कर सकती है। युनशु भी कहती है कि उससे पहले तो तुमने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करती हूँ ना। इन दोनों की इसी बात पे बहस हो जाती है। युनशु यहाँ से जाने लगती है, लेकिन चैंगजी उसे कहता है कि तुम्हें रात को घर पे वापस नहीं आना है क्या, इसलिए युनशु को आना पड़ता है। हेलेना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है कि उसकी एज वैसे भी काफ़ी हो गई है एंड उसे इस प्रोजेक्ट पे काम कर ही लेना चाहिए, ये उसके लिए अच्छा होगा। इन्हें यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था एंड रात भी होने वाली थी, इसलिए इन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है। इस होटल की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ऊपर से यहाँ पे सिर्फ एक ही रूम खाली था, इसीलिए चैंगजी इस होटल को छोड़ के कार में ही रहना पसंद करता है। युनशु को तो बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो तो बहुत सारा खाना लेके आ जाती है। ये चैंगजी को भी खाना देती है, लेकिन चैंगजी से बाहर का खुसर फुसर थोड़ी ना खाएगा, इसीलिए मना कर देता है। जबकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी एंड रही सही कसर बारिश पूरी कर देती है, इसलिए अंशु वापस से होटल में चली जाती है एंड उसके पीछे से चैंगजी उसका सारा सामान खा लेता है। युनशु यहाँ पे अपना बेड तैयार कर रही थी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़कने लगती है एंड चैंगजी अपने किसी बचपन वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड जिस जगह पे वो नहीं आना चाहता था वहाँ पे आ जाता है एंड बेहोश हो जाता है एंड सुबह को बड़े ही बुरे हालत में उठता है और ऊपर से युनशु पे इल्ज़ाम लगाता है कि वो उसे यहाँ पे लेके आई होगी। युनशु भी कहती है कि हाँ मुझे लगा तुम भीग गए होंगे तो मैं तुम्हें वहाँ से उठा के ले आई। अब इस झूठ को सुन के दोबारा से उसे रिएक्शन हो जाते हैं एंड काफ़ी टाइम बाद उसे होश आता है। चैंगजी सबसे पहले तो युनशु को दूसरी साइड फेस करने के लिए कहता है, क्योंकि जब कोई उसकी आंखों में देखकर झूठ बोलता है तभी उसे रिएक्शन होता है। युनशु की मॉम जिन्यू से मिलने के लिए आती हैं। इन्हें जिन्यू ने स्कूल के टाइम पे देखा था जब वो पेरेंट्स मीटिंग के लिए आती थी, लेकिन उस टाइम पे युनशु अपने रियल डैड के पास रहती थी एंड उसकी मॉम ने उनके डैड के साथ डिवोर्स ले लिया था, इसीलिए उसे अपनी दूसरी बेटी के पास बैठना पड़ता था। लेकिन आज जिन्यू को पता चलता है कि वो युनशु की रियल मॉम है, ना कि उसकी बहन की। ये जिन्यू को वही फ़ोटो दिखा के पूछती हैं कि युनशु अपने पास बहुत ही कम सामान रखती है जो कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड मुझे वहाँ से ये पिक मिली तो मुझे लगा कि तुम उसके बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड होंगे, इसलिए अगर तुम्हें युनशु के बारे में कुछ भी पता लगे तो मुझे बता देना। जिन्यू को देख के उसकी मॉम को भी लग रहा था कि पक्का इसका कोई स्पेशल फ्रेंड है। युनशु चैंगजी की कार लेके ऑफिस में पहुंचती है एंड उसे पता चलता है कि हेलिना उनके साथ काम करने के लिए मान गई है। हेलिना के सेक्रेटरी से उसे पता चलता है कि ये सब कुछ चैंगजी के लेक्चर की वजह से हुआ है।
अब ये जिन्यू को चिढ़ाती है कि देखो मैंने हेलिना को मना लिया, लेकिन जिन्यू उसे कांग्रेचुलेट करता है और यहाँ से चला जाता है। चैंगजी का सेक्रेटरी यंशु से पूछता है कि वो आज उसकी कार लेके क्यों आई, क्या उन दोनों के बीच में कुछ है। लेकिन यंशु बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस बिजनेस ट्रिप पे गए थे। सेक्रेटरी को काफ़ी बुरा लगता है कि आज उसके बॉस बिना उसके कहाँ पे चले गए थे। लेकिन यहाँ पे चैंगजी अब भी नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना सारा बाहर का खाना खाने के बाद उसका पेट खराब हो गया था, जिसकी उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी। सेक्रेटरी यंशु को बताता है कि उन्हें जर्मोफोबिया है, इसलिए वो हॉस्पिटल में भी नहीं जा सकते, एंड अगर वो मुझे लेके वहाँ पे गए होते तो उनके साथ इतना बुरा कभी नहीं होता। यंशु चैंगजी की काफ़ी अच्छे से केयर करती है, लेकिन चैंगजी उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मुझे वहाँ पर लेके गई होंगी। यंशु इस पे से मना भी करती है, लेकिन वो कहता है 房子，你为什么不拒绝？别说你暗恋我。 यंशु इस पे गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिन्यू को जब से पता चला था कि यंशु ने उसकी फ़ोटो अब तक संभाल के रखी हुई है, तब से उसे बस यंशु के ही ख्याल आ रहे थे। उसे समझ में आ गया था कि यंशु के मन में अब भी उसके लिए कुछ है। यंशु अपने पड़ोसी फ्रेंड को चैंगजी की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो इतने सब कुछ के बाद भी इसने मुझे ये सब कुछ बोला। उसका पड़ोसी फ्रेंड भी कहता है कि हाँ वो सही तो बोल रहा है, तुम किसी लड़के के लिए दरवाज़ा कैसे खोल सकती हो। यंशु से बताती है कि नहीं मैंने सिर्फ उसके ऊपर दया की थी, मैं उसे बारिश में कैसे बाहर धक्का मार सकती थी। लेकिन उसे खुद भी अपने आप पे शक हो रहा था कि कहीं चैंगजी का कहा हुआ सच तो नहीं। जिन्यू यंशु को ही देख रहा होता है, लेकिन उसकी सो कॉल गर्लफ्रेंड उसके पास आ जाती है, जो कि यहाँ पे ऐड के लिए आई थी। इसके यहाँ से निकलते ही जिन्यू यंशु को साइड में लेके जाता है और उसे पूछता है कि उसने ये फ़ोटो अब तक अपने पास संभाल के क्यों रखी हुई है। लेकिन यंशु उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए कहती है कि जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इसे उस सामान में रख के भूल गई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे वहाँ से निकाल के फेंक सकूँ। एंड वो ये फ़ोटो जिन्यू के ऊपर ही फेंक के चली जाती है। देन जब हेलिना की शूटिंग स्टार्ट होती है तो जिन्यू वहाँ पे जानबूझकर यंशु से सारा काम करवा रहा था। कभी वो उसे गमला ठीक करने के लिए कहता है, तो कभी हेलिना को पानी देने के लिए, एंड कभी वहाँ पे सीढ़ी पे जाके उसे सही करने के लिए। लेकिन यहाँ पे गलती से हेलिना नीचे गिरती है एंड उसकी क्रैश लैंडिंग होती है बेचारी यंशु के ऊपर, एंड उसकी टांगें टूट जाती हैं। चैंगजी को जब इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो यंशु को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाने वाला था, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि अभी तो उसकी मीटिंग है। मीटिंग में भी वो बार बार यंशु के पास ही मैसेज टाइप करता है, लेकिन उसके पास सेंड करने की उसकी हिम्मत नहीं होती, एंड वो मीटिंग को बीच में ही रोक के हॉस्पिटल में चला जाता है। लेकिन यंशु को ये नहीं बताता कि उसे उसकी चिंता हो रही थी, बल्कि ऐसे जताता है जैसे वो बस अपने एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे सबको दिखाने के लिए आया है।